फरवरी 1979 में एक छोटी मछली पकड़ने वाली कश्ती माउई के साहिल के करीब मौजूद थी कि अचानक एक ज़बरदस्त तूफान आ गया। कोस्ट गार्ड और जजीरे के लोगों की भरपूर कोशिशों के बावजूद यह समझा गया कि कश्ती तूफान में गुम हो गई है, लेकिन एक दिहाई के बाद हजारों मील दूर ये कश्ती दोबारा मिल गई और इसके साथ जो कुछ पाया गया वो किसी के ख्याल से कहीं ज्यादा खौफनाक और पुरइसरार था। 11 फरवरी 1979 की सुबह राल्फ मालाइकिनी सुबह के एक निहायत खूबसूरत मंजर के साथ जगा। अगरचे एतवार का दिन था, लेकिन 27 साला राल्फ को सीधा अपने तामीराती काम पर जाना था, जहां इसे अपने दोस्त और साथी पैट वॉइजनर के साथ काम करना था। जल्दी से कुछ खाने के बाद राल्फ घर से बाहर निकला और इसने महसूस किया कि आज का दिन कितना दिलकश और हसीन है। उस सुबह दर्जा हरारत तकरीबन 70 फ़ारेनहाइट यानी 21 डिग्री सेंटीग्रेड था। आसमान बिल्कुल साफ था और माउई के शुमाल मशरक़ी साहिल पर वाक़या छोटे से कस्बे हाना में आम दिनों के मुकाबले में हवा भी कम चल रही थी। राल्फ अपने ट्रक में बैठा और अपने मुख्तसर सफर पर निकल पड़ा। वो हाना की सड़कों से गुजर रहा था, एक ऐसा कस्बा जिसे उसके गैर तरक्की याफ्ता माहौल और तन्हाई की वजह से अक्सर हवाई की आखिरी जगह कहा जाता है। हाना में आने और जाने के लिए सिर्फ एक ही सड़क है जिसे हाना हाईवे कहा जाता है, और ये सड़क खुद भी किसी चैलेंज से कम नहीं। तकरीबन 50 मील से ज्यादा लंबी, बल खाती और घूमती हुई ये सड़क पहले गाड़ियों के लिए इतनी मुश्किल थी कि रेंटल कार कंपनियां इस पर गाड़ी चलाने की इजाजत नहीं देती थी। लेकिन दूसरी तरफ ये दुनिया की सबसे खूबसूरत ड्राइव्स में से एक भी है, क्योंकि ये शानदार साहिली मनाजिर, घने बारिश के जंगलात और कई खूबसूरत आबशारों के दरमियान से गुजरती है। और अगर आपको हाना की तन्हाई का अंदाजा मजीद देना हो तो ये वाकई हर चीज से दूर है। करीब तरीन शॉपिंग सेंटर भी तकरीबन 52 मील दूर है, और 1970 की दिहाई के आखिर में पूरे कस्बे में सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप था जो एक आम सी दुकान पर मौजूद था। काफी अरसा पहले हाना एक गन्ने का फार्म यानी शुगर प्लांटेशन था, और उस जमाने में बने हुए तकरीबन 100 पुराने तर्ज के घरों में हाना के चंद सौ रिहायशी आबाद थे। उसकी दूर दराज जगह और कम आबादी की वजह से ये एक ऐसा कस्बा था जहां लोग आपस में बहुत जुड़े हुए थे और जिंदगी गुजारने का अंदाज भी पुराना और सादा था। अब हैरत की बात यह है कि हाना में कोई बाकायदा तिजारती माहीगीरी का बेड़ा मौजूद नहीं था। इसकी वजह यह है कि इसके इर्द गिर्द के समंदर, खासतौर पर आलिनोई हाहा समुद्री तंग रास्ता, दुनिया के सबसे ज्यादा खतरनाक और तूफानी पानियों में शुमार होते हैं। सिर्फ ये तंग रास्ता ही तकरीबन 6000 फुट गहरा है, और इसके बिल्कुल बाहर एक इलाका है जिसे हवाईयन थ्रो कहा जाता है, जहां गहराई 20,000 फुट तक पहुंच जाती है। चूंकि हवाएं बगैर किसी रुकावट के पूरे बहरुल काहिल से गुजरती हैं, इसलिए ये समुद्री तंग रास्ता तेज रफ्तार हवाओं, बहुत बड़ी लहरों और सतह पर बहने वाली ताकतवर समुद्री लहरों के लिए मशहूर है। इसी वजह से ये इलाका तिजारती कामों के लिए इंतहाई खतरनाक समझा जाता है, खासतौर पर जजायर के दूसरे हिस्सों के मुकाबले में। लेकिन इस सूरत हाल ने एक दिलचस्प रिवायत भी पैदा कर दी थी। जब इर्द गिर्द का समंदर गैर मामूली तौर पर पुरसुकून होता तो हाना में लोग काम को छोड़कर मछली पकड़ने को तरजीह देते थे। जब राल्फ वहां से गुजरा और इसने हाना बे को इतना पुरसुकून देखा तो इसने फौरन अपना रास्ता बदल लिया और अपने दोस्तों से मिलने निकल पड़ा। इसके बाद इसने पैट, पीटर हैंचिट, बेनी कलामा और स्कॉट मोरमैन को भी अपने साथ शामिल कर लिया। उस दिन का काम मनसूख कर दिया गया और ये 5 दोस्त मछली पकड़ने के लिए निकल पड़े। हाना एक छोटा सा कस्बा था, इसलिए कोई भी गैर मामूली हरकत नजरअंदाज नहीं हो सकती थी। लेकिन अगर ऐसा ना भी हो तो तब भी ये 5 मर्द सबकी नजर में आते। उम्र में ये लोग 20 साल से लेकर 30 साल के दरमियान थे, और ये अपने दौर की आकाशी करते थे। कुछ के बाल लंबे, दाढ़ियां बिखरी हुई और मूछें गहरी थी। जब राल्फ ने बाकी चारों को मछली पकड़ने जाने के बारे में बताया तो वो अपने जुड़वा भाई रॉबिट के घर गया। रॉबिट के पास एक 17 फुट की बोस्टन वेलर कश्ती थी जिसे राल्फ अक्सर इस्तेमाल करता था। ये ज्यादा खास नहीं थी, बस एक आम मछली पकड़ने वाली कश्ती थी। ये रोशन नीले रंग की थी। इसमें बैकअप इंजन, स्टीयरिंग व्हील और सीबी रेडियो मौजूद था। जाहिरी तौर पर यह कश्ती सादा लगती थी, लेकिन हकीकत में ये हैरत अंगेज हद तक मजबूत और पायदार थी। रॉबिट ने ये मॉडल इसलिए खरीदा था क्योंकि उस वक्त के टीवी इश्तिहारों में इसे डूबने से महफूज बताया जाता था। जब कश्ती रखने का वक्त आया तो इसने अपने वालिदैन का पहला नाम मिलाकर इसे सारा जॉय रख दिया। राल्फ ने अपने भाई से बात की और इसे बताया कि वो कश्ती लेकर जा रहा है। फिर कश्ती का ट्रेलर अपने ट्रक से जोड़कर बाकी 4 दोस्तों से मिलने के लिए आम दुकान की तरफ निकल पड़ा। राल्फ को कुछ जरूरी सामान लेना था, इसलिए आम दुकान एक मुनासिब जगह थी।
वो दुकान में गया और वहां से चंद स्पार्क प्लग, कूलर के लिए मशरूबात और मछली रखने के लिए बर्फ के थैले ले लिए। उस दिन वो उम्मीद कर रहे थे कि कुछ बड़ी और कीमती मछलियां पकड़े जो तकरीबन 300 पाउंड तक वजनी हो सकती हैं। अगर वो ये मछलियां काफी मिकदार में पकड़ लेते तो इनका मंसूबा यह था कि कुछ मछलियां बेच देंगे और बाकी अपने खानदान और दोस्तों में बांट देंगे। जब वो ट्रक पार करने के बाद हाना बे पहुंचे, राल्फ कश्ती पर चढ़ गया और पांचों दोस्त जल्द ही 10 बजे से कुछ पहले हाना बे से निकल रहे थे। राल्फ उन्हें एक ऐसी जगह ले जा रहा था जहां वो अक्सर उलुआ मछली, जो कि बड़ी और ताकतवर थी, आसानी से पकड़ लेता था। लेकिन 2 घंटे से भी कम वक्त में हवा का रुख बदल गया और इसकी शिद्दत बढ़ गई। दोपहर 1 बजे तक हवाएं तूफानी हो चुकी थी, जिनकी रफ्तार मुसलसल 35 मील फी घंटा से ज्यादा थी और आसमान से जोरदार बारिश शुरू हो गई, जिसने 1 घंटे में हाना पर 1 इंच से ज्यादा बारिश बरसाई। जब मौसम बिगड़ने लगा तो पांचों लोगों के दोस्त और खानदान फौरन फिक्रमंद हो गए। कुछ लोग हाना बे पहुंचना शुरू हो गए, तूफान के दरमियान उम्मीद किए हुए कि आखिरकार कश्ती जिसका नाम सारा जोय था, इसको खलीज के किनारे लौटते देख सके। 3 बड़ी मछली पकड़ने वाली कश्तियों के अमले जो उसी दिन मछली पकड़ने के लिए निकली थी, वापस आते वक्त काफी परेशान थे। इनमें से एक शख्स ने उन 5 दोस्तों के घर वालों को बताया कि उसने उस दिन समुद्री रास्ता पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। इसके मुताबिक वो एक गुस्से से भरी हुई दरिया की तरह लग रहा था। एक दिन पहले नेशनल वेदर सर्विस ने छोटी कश्तियों के लिए इंतबाह जारी किया था, जिसमें जोरदार बारिश और 20 फुट बुलंद लहरों की तवक्को बताई गई थी, जो एतवार तक जारी रहने वाली थी। आप सोच रहे होंगे कि इतने खतरनाक मौसमी पेशगोई के बावजूद कोई मछली पकड़ने क्यों जाएगा, लेकिन हाना की दूर दराज जगह की वजह से वहां मौसम की रिपोर्ट्स हासिल करना मुश्किल था। हाना में कोई टीवी स्टेशन नहीं था और जो रेडियो स्टेशन चलते थे वो सिर्फ माउई के ज्यादा आबाद इलाकों के लिए मौसम की रिपोर्ट्स देते थे। और अगर पांचों दोस्तों में से किसी ने छोटी कश्तियों के लिए जारी किए गए इंतबाह के बारे में सुना भी तो उसका कुछ फर्क न पड़ता। इस खतरनाक समुद्री रास्ते पर तकरीबन हर दिन छोटी कश्तियों के लिए इंतबाह जारी रहता और वहां जोरदार बारिश भी कुछ नई नहीं थे, यानी वहां अक्सर जोरदार बारिश होती रहती थी। असल में सिर्फ 1 माह पहले ही एक इतना शदीद तूफान आया था कि इसने खतरनाक समुद्री रास्ते में एक 80 फुट लंबी तहकीकी कश्ती को डबो दिया और इसके 2 अमले के अफराद हलाक हो गए थे। लेकिन सारा जोई कश्ती के लिए एक खौफनाक बात यह थी कि जो तूफान उस वक्त हाना को झटका दे रहा था वो उस पिछले तूफान की निस्बत बस मामूली बारिश लग रही थी। जब सारा जोई शाम 5 बजे तक वापस नहीं आए तो इसे लापता करार देकर मकामी पुलिस को रिपोर्ट किया गया, जिसने यूएस कोस्ट गार्ड को इतला दी। इसके बाद एक हेलीकॉप्टर रवाना किया गया और एक और मिशन के लिए जाने वाले हवाई जहाज को भी इन 5 दोस्तों की तलाश के लिए मोड़ दिया गया। लेकिन रात के वक्त तूफान अभी भी जोरों पर था, जिसकी वजह से हवाई निगरानी में नजर तकरीबन 0 हो गई थी। कई मकामी लोग भी अपनी कश्ती में बैठकर उस समुद्री रास्ते की तरफ निकल पड़े, जबकि गाड़ियां आती रहीं जिनमें परेशान रिहायशी और अहले खाना सवार थे। पीटर के वालिद भी अपनी कश्ती में बेटे की तलाश के लिए निकले थे। जब वो कश्ती हाना बे वापस आई और कोई निशानी न मिले तो जो रिपोर्ट इन्होंने बाकी खानदानों को दी वो बहुत खौफनाक थी। खतरनाक समुद्री रास्ते में मौसम उसके तजर्बे के मुताबिक सबसे बदतरीन था। लहरें बज़ाहिर 40 फुट से भी ज्यादा बुलंद थी और बड़ी लहरों की वजह से कश्तियों का जाविया तकरीबन अमूदी हो गया। लहरें इतनी बड़ी थी कि सारा जोई उनसे सिर्फ 50 गज दूर भी होते तो वो नजर नहीं आते। अगली सुबह कश्तियों को दोबारा रवाना किया गया ताकि तलाश का अमल दोबारा शुरू किया जा सके। रॉबर्ट एक कश्ती में था और पीटर के वालिद एक और कश्ती में थे, जिसमें समुद्री माहिर हयातियात जॉन नॉटन भी शामिल थे, जो इनकी तलाश में मदद कर रहे थे। तलाश के लिए जितनी ज्यादा आंखें हो सके वो जरूरी थे, लेकिन दूसरे दिन भी कश्ती या इस पर मौजूद मर्दों की कोई निशानी नहीं मिले। उस दौरान कोस्ट गार्ड ने अगले दिनों में हवाई निगरानी के जरिए सारा जोई की तलाश जारी रखी। तलाश के दौरान कोस्ट गार्ड ने 44 हवाई जहाज इस्तेमाल किए और 70,000 मुरबा मील से ज्यादा समंदर का अहाता किया, जिसमें 330 घंटे प्रवास के औकात शामिल थे। ये हवाई में होने वाली सबसे बड़ी समुद्री तलाश थी और ये जल्दी सबसे ज्यादा मुतनाज़ वाकया बनने वाली थी। 5 दिन की तलाश के बाद भी कुछ न मिलने पर कोस्ट गार्ड ने तलाश खत्म कर दी, जिसने इन 5 दोस्तों के खानदान और दोस्तों को हैरान कर दिया। इन 5 दोस्तों के खानदान और दोस्त पहले ही कोस्ट गार्ड पर नाराज थे और इन्हें लगता था कि इनकी कोशिशें पूरी तरह संजीदा नहीं थे।
ان के मुताबिक कोस्ट गार्ड हमेशा सारा जोई से एक कदम पीछे रही। इन्होंने कहा कि उस दिन मजबूत शुमाली हवाओं को नजरअंदाज किया गया जो सारा जोई को उसी सिमत ले जा रहे थे, और फिर जब हवा कमजोर हुई सतह की समुद्री लहरों ने कश्ती को जनूब मगरिब की तरफ धकेल दिया। उन 5 दोस्तों के खानदानों ने यह भी सवाल किया कि तलाश की कोशिशें पहले 2 दिनों में क्यों सबसे ज्यादा थे, जबकि उस दौरान खराब मौसम की वजह से मुश्किलात थे, और जब नजर आने की सलाहियत बेहतर हुई तो ये कोशिशें कम क्यों हो गई। ताहम कोस्ट गार्ड ने अपनी तलाश की कोशिशों पर कायम रहते हुए कहा कि हालात को देखते हुए ये जितनी मुमकिन थी उतनी मुकम्मल और संजीदा थी। दुनिया में सिर्फ 5 लोग जानते थे कि वो मर्द हाना बे के रॉक आइसलैंड से गुजरते हुए कहाँ गए, और ये सब सारा जोई पर मौजूद थे। बदकिस्मती से राल्फ ने कभी किसी को अपना पसंदीदा मछली पकड़ने का मकाम नहीं बताया। इसके अलावा सारा जोई का नीला अंदरूनी हिस्सा हवाई निगरानी के दौरान तलाश को मजीद मुश्किल बना देता था। ये तलाश सुई को खजूर के ढेरों में तलाश करने जैसे नहीं थे, बल्कि ये एक वसी नीले समंदर में एक छोटा सा नीला नुक्ता तलाश करने के मुतरादिफ था। मजीद परेशानी की बात यह थी कि रिहायशियों का ख्याल था कि ये 5 मर्द सेहतमंद और फिट हैं और तूफान का सामना करके बच निकलने की सलाहियत रखते हैं। अगर तलाश की कोशिश इतनी जल्दी खत्म कर दी जाती तो अगर वो वाकई बाहर मदद के इंतजार में होते तो ये इनके लिए बहुत तबाहकुन होता। रिपोर्ट्स में यह भी आया कि जब तूफान शुरू हुआ सारा जोई ने एक इमरजेंसी कॉल की थी। हाना में एक रेडियो सुनने के शौकीन ने दावा किया कि इसने एक शख्स को सारा जोई के नाम से खुद को पहचानते हुए सुना और कहा कि इनका इंजन बंद हो गया है। एक और शख्स ने भी कुछ ऐसा ही सुना। अगर ये रिपोर्ट्स दुरुस्त थी तो सारा जोई महज बेकाबू होकर समंदरी धारे के साथ बहती रही होगी और मौजूदा करंट जहां ले जाए वहां पहुंच जाती। तहम कोस्ट गार्ड ने एक बार फिर इन रिपोर्ट से इख्तलाफ किया और तय किया कि इमरजेंसी कॉल के बारे में खबरें गलत हैं। इस तरह इन 5 दोस्तों के लापता होने के 1 हफ्ते से भी कम वक्त बाद कोस्ट गार्ड ने इन्हें मुर्दा करार दिया और क्यास किया कि वो समंदर में डूब गए। जैसा कि आप सोच सकते हैं, हाना की कम्युनिटी ने इसको कबूल करने से इनकार कर दिया और रिहायशियों के दरमियान एक बड़ी कोशिश शुरू हो गई। इन 5 दोस्तों के खानदानों, दोस्तों और हत्ता के अजनबियों ने मिलकर $50,000 जमा किए ताकि तिजारती कश्तियों और निजी हवाई जहाजों को इनकी तलाश में शामिल किया जा सके। कश्ती रखने वाले रिहायशी दिन के आगाज से इख्तिताम तक समंदर में तलाश करते रहे। जो लोग कश्ती नहीं रखते थे या चंदा देने की इस्तिताअत नहीं रखते थे वो साहिल पर किसी न किसी तरह मदद करते रहे। लेकिन 1 महीने के बाद ये पैसा खत्म हो गया और तलाश के दौरान जो कुछ मिला वो सिर्फ एक लाइफ जैकेट थी जो किसी साहिल पर मिले। लेकिन वो सारा जोई कश्ती में बैठे उन 5 दोस्तों में से किसी की नहीं थी। एक पूरा साल गुजरा इससे पहले कि इन 5 दोस्तों के खानदान, दोस्त और वहां के रिहायशी हकीकत को इस हद तक कबूल कर पाते कि मुर्दों के लिए एक यादगारी तकरीब मुनाकिद की जा सके। हाना ने अपने टूटे हुए कम्युनिटी के टुकड़ों को संभाला और जितना हो सका खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की। अगले कई सालों में ना कोई नई मालूमात मौसूल हुई, ना किसी ने कश्ती देखी और ना ही साहिल पर कोई मलबा मिला। कम्युनिटी को आगे बढ़ना पड़ा ये जानते हुए कि शायद जवाब कभी ना मिले। तकरीबन 9 से 10 साल के बाद 10 सितंबर 1988 को एक तहकीकी टीम कश्ती से उतरी और सीबाइला आइसलैंड पर पहुंची। ये जजीरा टोंगी अटोल के चंद जजायर में से एक है जो मार्शल आइसलैंड्स में वाक़िया है। ये अटोल के जजायर ज्यादातर रेत के पतले टुकड़े हैं जो बहरुल कायल से थोड़ा सा ही ऊपर निकले हुए हैं। सीबाइला इस अटोल का सबसे बड़ा जजीरा है, लेकिन ये ज्यादा बड़ी बात नहीं क्योंकि ये बस एक रेत की पट्टी से थोड़ा सा बड़ा है। इसकी लंबाई तकरीबन 3 मील है। सबसे चौड़ा हिस्सा सिर्फ 1000 फुट है और सबसे ऊंचा मकाम समंदर की सतह से चंद फुट ही बुलंद है। रेतले साहिल जजीरे के वसत में मौजूद बड़े सब्जे वाले इलाके के इर्द गिर्द हैं, लेकिन यहाँ जंगली हयात बहुत कम है। समुद्री कछुए यहाँ रेत में अंडे देते हैं और इनसे बच्चे निकलते हैं और कभी कभार कुछ परिंदे भी यहाँ रुक कर आराम करते हैं। इसके बाद वो किसी कम तनहा जगह की तरफ रवाना हो जाते हैं। और न सिर्फ सीबाइला इतनी छोटी है कि ज्यादा जंगली हयात को सहारा दे सके, बल्कि यहाँ पाए जाने वाले चंद पौधे भी इंसानों के लिए ज्यादा गजायत बख्श नहीं है। इसके अलावा जजीरे के इर्द गिर्द के पानियों में भी मछलियां बहुत कम है। ये सब बताने का मतलब ये है कि सीबाइला आइसलैंड वाकई दुनिया के सबसे तनहा और सबसे कम मेहमान नवाज मकामात में से एक है। बहरहाल तहकीक करने वालों को मार्शल ईसे हुकूमत की जानिब से यह काम सौंपा गया था कि वो जजायर का जायजा लें और कोई ऐसा जजीरा तलाश करें जो जंगली हयात के लिए महफूज जगह के तौर पर मौजू हो। जजीरा पहली तरजीह नहीं था, लेकिन तहकीक करने वाले फिर भी पूरी मेहनत और तफसील के साथ जायजा लेने वाले थे। वो वहां ज्यादा देर नहीं ठहरे थे कि इन्होंने रेत में जज़वी तौर पर दबी हुई एक बड़ी मलबे की चीज देखी। तहकीक करने वाले अक्सर दूसरे जजायर के साहिलों पर इंसानों का मलबा और कचरा देख चुके थे जो समंदर के जरिए वहां आ जाता था,
لیکن یہ کچھ مختلف تھا۔ یہ جزیرہ اتنا دور دراز ہے کہ یہاں انسانوں کا کچرا بھی شاذ و نادر ہی پہنچتا ہے، لیکن کسی طرح وہ ایک ایسی چیز کو دیکھ رہے تھے جو لگ بھگ 50 گز ساحل سے اندر ریت میں پڑی ہوئی ایک ٹوٹی پھوٹی فائبر گلاس کشتی کا حصہ لگ رہی تھے۔ تحقیق کرنے والوں میں سے ایک نے کشتی کے حصے پر رجسٹریشن نمبر دیکھنے کی کوشش کی۔ رجسٹریشن نمبر اتنا مٹ چکا تھا کہ اس کو نہیں پڑھا جا سکتا تھا، لیکن وہ 2 ابتدائی حروف پڑھنے میں کامیاب ہو گیا، HA۔ تحقیق کرنے والے کو فوراً معلوم ہو گیا کہ یہ کشتی ہوائی میں رجسٹرڈ ہے، لیکن اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہاں یہ کیسے پہنچے۔ سیبائلا آئس لینڈ ہوائی سے جنوب مغرب میں 2300 میل سے زیادہ دور ہے، اور یہاں صرف وہی لوگ پہنچ سکتے ہیں جو سائنسدان ہوں یا پرندے انڈے دینے آئے ہوں۔ عام انسان یہاں جان بوجھ کر نہیں پہنچتا۔ تحقیق کرنے والے نے پھر کشتی کے ارد گرد چکر لگایا تاکہ شاید اس پر نام دیکھ سکے، لیکن وہ بھی تقریباً مٹ چکا تھا۔ صرف چند حروف واضح تھے، SHA اور J۔ جیسے ہی اس نے یہ حروف دیکھے، اسے تقریباً 9 سال پہلے کی یاد آ گئی جب وہ ایک تلاش میں مدد کر رہا تھا۔ وہ کشتی جو ماؤی کے قریب طوفان میں لاپتہ ہو گئی تھی، وہ فوراً یہ ثابت نہیں کر سکتا تھا، لیکن اسے ایک احساس ہوا کہ شاید وہ سارا جوئے کا باقی بچہ حصہ دیکھ رہا ہے۔ لیکن نتیجہ عکس کرنے سے پہلے اس نے کشتی پر کوئی ایسا اشارہ تلاش کیا جو بتا سکے کہ یہ کس کی تھی یا یہاں کیسے پہنچے۔ اس کے بعد اس نے کشتی کے اندر کا جائزہ لینا شروع کیا اور مدھم اور چٹکنے والے نیلے رنگ کے درمیان انسانی ہڈیاں نظر آئیں۔ اب جون ناؤٹن کو اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ سارا جوئے کے سامنے کھڑے ہیں۔ جون ایک سائنسدان تھے اور فطرتاً تجزیہ کار اور شکوک رکھنے والے تھے، لیکن یہ اتفاق ناقابل یقین تھا۔ سارا جوئے کا وہاں پہنچنا پہلے ہی ناممکن لگتا تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ یہ وہاں پہنچنے کے بعد وہ شخص اسے دیکھ رہا تھا جو شروع میں اس تلاش میں شامل تھا۔ جو نے تحقیق کو عارضی طور پر روک دیا اور جزیرے کی تلاش کا انتظام کیا۔ ہر سائنسدان کے لیے ایک مخصوص علاقے کا تعین کیا۔ جب وہ کشتی کے ارد گرد کے علاقے کی تلاش کر رہے تھے تو انہوں نے ایک دلچسپ چیز دیکھی۔ یہ ریت میں اٹی ہوئی درخت کے ٹکڑوں سے بنی ایک سادہ سلیب تھی۔ اس کے نیچے چپٹے مر جانے والے شیلوں کا ڈھیر تھا اور پتھروں کے درمیان کچھ کاغذات کا ڈھیر پھنس گیا تھا۔ کاغذ مربع شکل کا تھا، ہر طرف تقریباً 3 انچ اور موٹائی تقریباً 3/4 انچ تھی۔ کاغذ خالی تھا، لیکن صفحات کے درمیان ایسی شیٹس بھی تھیں جو ایلومینیم فوائل جیسی لگ رہی تھے۔ کاغذات کو کسی چیز سے جوڑا نہیں گیا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے اسے آگ لگانے کی کوشش کی تھی، کیونکہ ڈھیر کے کچھ حصے جل گئے تھے۔ پھر جب جو نے دوبارہ پتھروں کے ڈھیر پر نظر ڈالی تو دیکھا کہ اس کے اوپر ایک انسانی جبڑے کی ہڈی رکھی ہوئی تھی۔ اس نے فوراً دانتوں میں فیلنگز دیکھ لی، جس سے وہ جانتا تھا کہ ہڈیوں کی شناخت میں مدد ملے گی، لیکن اچانک اسے اپنی پیش گوئی پر شک ہونے لگا کہ یہ واقعی سارا جوئے ہے۔ کشتی میں جو ہڈیاں اور پتھروں میں جبڑے کی ہڈی تھے، ان پر تقریباً 9 سال کا بلیچنگ نہیں تھا۔ اس نے اندازہ لگایا کہ یہ ہڈیاں زیادہ سے زیادہ 4 یا 5 سال سے عناصر فطرت کے سامنے رہی ہوں گی۔ جب جون نے جبڑے کی ہڈی دریافت کی تو اسے معلوم ہوا کہ سلیب کے نیچے ممکنہ طور پر اور بھی انسانی باقیات ہو سکتی ہیں۔ وہ انہیں کھودنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن تحقیقاتی ٹیم کے مارشالیزے ارکان قبروں کو چھیڑنے کے خلاف تھے، اس لیے اس نے ایسا نہیں کیا۔ جزیرے کی تلاش کے دوران ٹیم کو ہوائی سے آئے ہوئے ایک سٹائرو فوم کولر کے باقیات، چند شیشے کی گولیاں جو مچھلی پکڑنے کے لیے فلوٹس کے طور پر استعمال ہوتی ہیں، اور کچھ دیگر کچرا بھی ملا جو کشتی سے جڑا ہو سکتا تھا۔ ایک بات فوراً نمایاں ہوئی، ملبہ جزیرے کی سمندر کی طرف والے حصے پر ملا، جبکہ کشتی کا حصہ لاگون کی طرف ملا جو سمندر سے محفوظ تھا۔ یہ بعد میں اہم ثابت ہونے والا تھا۔ جزیرہ چھوڑنے کے بعد جو نے اپنی دریافت کی رپورٹ حکام کو دی۔ اس کے بعد کوسٹ گارڈ نے ایک کشتی کا انتظام کیا تاکہ تلاش کی ٹیم اور آرمی آئیڈینٹیفیکیشن لیب کے 2 فورنسک ماہرین کو سیبائلا آئس لینڈ لے جایا جا سکے۔ جب وہ قبر کے مقام پر پہنچے تو فورنسک ماہرین نے جون کی تشخیص سے اتفاق کیا۔ ہڈیاں تقریباً 1/2 کے لیے عناصر فطرت کے سامنے رہنے کی طرح نظر نہیں آ رہی تھی۔ قبر خود بھی پرانی نہیں لگ رہی تھی۔ یہ اتنی کم گہری تھی کہ ماہرین کو زیادہ کھدائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ وہ فوراً ہڈیاں نکال کر انہیں ریکارڈ کرنے لگے۔ جب وہ لیب واپس آئے تو ٹیم نے کشتی کو اس کے مینوفیکچرر نمبر سے تلاش کیا اور تصدیق کی کہ یہ واقعی سارا جوئے کا ہل ہے۔ یہ جاننے کے بعد کوسٹ گارڈ نے فوری طور پر کیس دوبارہ کھول دیا۔ 5 لاپتہ دوستوں کے ڈینٹل ریکارڈز کا استعمال کرتے ہوئے عجیب بات یہ ہوئی کہ لیب نے نتیجہ اخذ کیا کہ تمام ہڈیاں ایک ہی شخص کی ہیں اور وہ شخص اسکاٹ تھا۔ ماہرین یہ نہیں بتا سکے کہ اسکاٹ کی موت کی وجہ کیا تھی یا وہ کب فوت ہوا، لیکن یہ ہڈیاں واضح طور پر ایک انتہائی الجھا دینے والی دریافت تھی۔
जल्दी स्कॉट को इसके खानदान के हवाले करके बाकायदा दफन किया गया, लेकिन जैसे ही इसको दफन किया गया और भी कई सवालात पैदा हो गए। स्कॉट सीबाइला आइसलैंड कैसे पहुंचा? क्या वो सारा जोई के साहिल पर आने से पहले ही मुर्दा था या वो अब भी जिंदा था, और किसी भी सूरत में उसे किसने दफन किया? उस वक्त तक 5 दोस्तों की कहानी हवाई के बाहर कहीं भी मशहूर नहीं हुई थी। ये सब कुछ सिर्फ स्कॉट की बाकियात के दरियाफ्त होने के बाद सामने आया। इसके बाद ये कहानी ज्यादा तवज्जो हासिल करने लगे और 1999 में टीवी सीरीज अनसोल्व मिस्ट्रीज हाना पहुंचे ताकि इस लापता होने वाले वाकये पर एक प्रोग्राम बनाए। तलाश में शामिल कई रिहायशियों को शो की रिक्रिएशन में खुद का किरदार अदा करने का मौका मिला। जब शो आखिरकार नशर हुआ तो पूरा हाना उसे देखने के लिए टीवी के सामने बैठ गया। अगले चंद दिनों में हर कोई किसी नई मालूमात या सुराग का इंतजार कर रहा था, लेकिन अफसोस कि इस कहानी से कुछ नया सामने नहीं आया। इसीलिए 1990 में लापता दोस्तों के खानदानों ने होनोलुलु के निजी तफ्तीशकार स्टीव गुडनौ को हायर किया ताकि वो सब कुछ समझने की कोशिश करे और केस को नए सिरे से देखे, लेकिन इम्कानात इसके हक में नहीं थे। इतना वक्त गुजर चुका था कि मजीद शवाहिद मिलने के इम्कानात बहुत कम लग रहे थे। इसकी तहकीकात का आगाज सीबाइला आइसलैंड से हुआ, जहां इसके साथ रॉबर्ट और इसका एक दोस्त भी थे। स्टीव को सब कुछ देखने की जरूरत थी और इसका एक बड़ा मकसद ये भी था कि ये मालूम करे कि क्या कोस्ट गार्ड ने कुछ नजरअंदाज तो नहीं किया। जब इन 5 दोस्तों को लापता बताया गया तो इनकी पहली तलाश के बाद दूसरा जायजा लेने में कोई हर्ज नहीं था। जाहिर हुआ कि स्टीव बिल्कुल सही था। इसने वो अशिया दरियाफ्त की जो कोस्ट गार्ड की तलाश में नहीं मिले थे। इसने जजीरे का दौरा लो टाइड के वक्त किया ताकि वो बैरूनी रीफ पर चल सके। यही इसने सारा जोई का मरकजी इंजन रीफ में फंसे हुए पाया। जजीरे के दूसरे हिस्से में स्टीव ने स्कॉट की कुछ और छोटी हड्डियां भी दरियाफ्त की। अब स्टीव एक नजरिया तरतीब देना शुरू कर सका कि असल में क्या हुआ था, लेकिन उसे इस वाक़े से जुड़े बहुत से लोगों से सवालात करने की जरूरत थी और इसने मार्शालीज़े हुकाम से शुरू करने का फैसला किया। जब इसने मार्शालीज़े हुकाम से पूछगुछ की तो इसे मालूम हुआ कि कई साल पहले एक मार्शालीज़े कश्ती अटूल के करीब गश्त कर रही थी और इसने एक ताइवानी से कश्ती को पकड़ा जो वहां गैर कानूनी तौर पर मछलियां पकड़ रही थी। कश्ती के एक अमले के रुकन ने मार्शालीज़े हुकाम को बताया कि इसने सीबाइला आइसलैंड पर एक कब्र जैसी चीज देखी, लेकिन हुकाम ने इस मालूमात पर कोई कार्रवाई नहीं की। जब स्टीव ने अपनी पूछगुछ मुकम्मल की तो इसके पास चंद वाजिया जवाबात नहीं थे, लेकिन इतनी मालूमात और शवाहिद मौजूद थे कि वो सारा जोए और इसके मुसाफिरों के बारे में एक काफी माकूल नजरिया कायम कर सके। जो नजरिया स्टीव ने अपनी तहकीक के दौरान तैयार किया वो कुछ यूं है। 11 फरवरी 1979 को 5 मर्द सारा जोए में सवार हुए, हाना बे से निकले और खतरनाक समुद्री रास्ते में दाखिल होने के लिए जनूब की तरफ मुड़ गए, चाहे वो अपने मछली पकड़ने के मकाम तक पहुंचे या न पहुंचे। तूफान तेजी से आया। जब इन्होंने तूफान देखा तो वो वापस मुड़ गए, लेकिन उसी दौरान उनका इंजन बंद हो गया। तब तक समंदर इंतहाई तूफानी हो चुका था और 7.5 हॉर्स पावर का बैकअप इंजन लहरों के मुकाबले में कुछ नहीं कर सकता था। स्टीव का मानना है कि ये बहुत मुमकिन है कि वो 5 दोस्त तूफान के सामने बेबस थे और कश्ती जहां भी तूफान या समुद्री धारे ले जा रहा था वहां पहुंच गई। तूफान के रास्ते और समुद्री धारों के मुताले की बुनियाद पर उसने अंदाजा लगाया कि कश्ती को तूफान शुमाल मगरिब की तरफ ले गया होगा, शायद कम से कम 200 मील तक। अगर कश्ती कुवाई के साहिल के करीब पहुंच गई होती तो ये कुछ दोस्तों को उस तक तैरकर पहुंचने की तरगीब दे सकती थी। ये बताना मुमकिन नहीं कि कितने अफराद ने ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन स्टीव का कियास है कि कुछ मर्द कुवाई तक पहुंचने की कोशिश में डूब गए। जब तूफान खत्म हुआ तो बैरुल काल की मजबूत सती धारों ने कश्ती को ले लिया और इसे जनूब मगरिब की तरफ धकेल दिया। अगर ऐसा हुआ तो स्टीव ने अंदाजा लगाया कि सारा जोई को 2300 मील से ज्यादा का सफर मुकम्मल करने में तकरीबन 2 या 3 माह लगे होंगे। उस दौरान क्या हुआ इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन स्टीव के ख्याल में 2 सबसे मुमकिन मंजरनामे थे। नंबर 1, स्कॉट जिंदा और अकेला था, कश्ती जिसका नाम सारा जोई था जब वो सीबाइला आइसलैंड पर पहुंचे। नंबर 2, वो कश्ती में अकेला था और सीबाइला आइसलैंड पर पहुंचने से पहले पानी या खुराक की कमी की वजह से फौत हो गया। और स्टीव का रुझान यह था कि दूसरा मंजरनामा ज्यादा दुरुस्त है। इतनी कम मौजूदा अशिया के साथ 2 या 3 माह समंदर में जिंदा रहना शायद नामुमकिन न हो, लेकिन बहुत मुश्किल था। अगर स्कॉट बारिश का पानी जमा करने में कामयाब हो जाता तो इसके जिंदा रहने का इम्कान मौजूद था, लेकिन तहकीक के दौरान स्टीव को जो शवाहिद मिले वो इस इम्कान की तायद नहीं करते थे। जहां कश्ती का बैरूनी हिस्सा अंदरूनी हिस्से से मिलता था, स्टीव ने स्कॉट के कुछ बाल दरियाफ्त किए और कियास किया कि ये वहां उस वक्त पहुंचे जब तवील मुद्दत के बाद बाल स्कॉट के जिस्म से जुदा हो गए। फिर जब स्कॉट का जिस्म सीबाइला आइसलैंड पर पहुंच चुका था, एक ताइवानी से मछली पकड़ने वाली कश्ती ने सारा जोए को देखा।
चाहे वो समंदर में हो या कश्ती के रेत में पड़े मलबे के पास। जब इन्होंने कश्ती के अंदर स्कॉट की बाकियात देखे तो माही गिर ने इन्हें जमा किया और एक कम गहरी कब्र में रख दिया। इसके बाद वो दफन करने के दौरान किसी किस्म की रस्म या तकरीब अंजाम दे चुके होंगे। स्कॉट की कब्र पर मिलने वाले मुरब्बा कागजात का ढेर था जो ताइवानी से रस्मुल खत से बहुत ज्यादा मुशाबहत रखता था, जो महज इत्तेफाक नहीं लगता। ताइवान में मरने वाले अक्सर कब्र में मुरब्बा कागजात के ढेर के साथ दफन किए जाते हैं, जिनके सफहात के दरमियान सोने या चांदी की शीट्स रखी जाती हैं। ये ढेर कभी कभार जलाए भी जाते हैं, जैसे कि किसी किस्म के जनाजे की आग के तौर पर। और वहां पर जो सलीब मिली थी उससे ये तज्जिया किया गया कि उस इलाके के माहीगीर इसको दफन कर चुके थे। सलीब को जो कीलें जोड़ने के लिए इस्तेमाल की गई थी वही किस्म की कीलें थे जो तिजारती मछली पकड़ने वाली कश्तियों में पाई जाती हैं। स्टीव ने नतीजा निकाला कि माहीगीर ने ये रिपोर्ट नहीं की क्योंकि वो उस इलाके में गैर कानूनी तौर पर मछलियां पकड़ रहे थे। ये सब कहने के बाद स्टीव का नजरिया मजबूत था, लेकिन ये मुकम्मल तौर पर कतई नहीं था। ये बात समझाना मुश्किल थी कि कश्ती जजीरे के लागून की तरफ कैसे पहुंचे। लागून में दाखिल होना किसी सुई के सुराख में धागा डालने जैसा था जो इंसानी मुदाखलत की निशानदेही करता है, खास तौर पर इस बात को देखते हुए कि दीगर कचरा समंदर की तरफ पाया गया। अगर इंसानी मुदाखलत न होते तो आप तवक्को करते कि सब कुछ एक ही जगह पर जमा होता। ये बात भी सच है कि अगरचे ये गैर मुतवक्किल लगता था कि समंदर कश्ती को इतने तंग रास्ते से ले जा सकता है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं था। स्टीव ये मसाला भी हल नहीं कर सके कि हड्डियां इतनी ज्यादा ब्लीच्ड क्यों नहीं थे, जो जाहिर करता कि स्कॉट तूफान के दौरान या इसके बाद फौत हुआ हो। और फिर एक और शवाहिद का टुकड़ा भी मिला जिसने स्टीव के ज्यादातर नजरिए को चैलेंज कर दिया। 1979 में सारा जोए के लापता होने और 1988 में इसकी दरियाफ्त के दरमियान करीबी जजायर बशमूल सीबाइला जोग्राफियाई सर्वे करने वाली तहकीकाती टीमों के लिए स्टॉप थे। इनमें से हर सर्वे तफसीली और मुकम्मल था, लेकिन हद तक कि 1986 तक शाया होने वाले मुताले में भी किसी कश्ती के होल या कब्र का कोई जिक्र नहीं था। यह शवाहिद बाकी सब शवाहिद से ज्यादा ऐसे सवालात पैदा करते हैं जो पूरे केस को ही उलट देते हैं। अगर कश्ती और कब्र जजीरे पर तहकीकाती टीमों के आने के वक्त मौजूद थे तो इन्होंने इन्हें कैसे नजरअंदाज किया, और अगर कश्ती और कब्र उस वक्त मौजूद नहीं थे तो सारा जोए 6 साल से ज्यादा अरसे तक कहाँ थे। अगर ये सारा वक्त समंदर में तैर रहे थे और स्कॉट की बाकियात खुले हुल में मौजूद थे तो फिर हड्डियों को सफेद होना ये क्यों बताता है कि वो सिर्फ चंद सालों के लिए सूरज और नमक के सामने रहे थे। क्या इसका मतलब ये हो सकता है कि स्कॉट इब्तिदा में किसी और जजीरे पर पहुंचा जहां वो कई साल जिंदा रहा और फिर कश्ती में वापस आकर बाकी दोस्तों को तलाश करने की कोशिश के दौरान फौत हो गया, और अगर वो कुछ वक्त के लिए किसी और जजीरे पर जिंदा रहा तो क्या बाकी दोस्त भी उसके साथ वहां मौजूद थे। कश्ती के लापता होने को अब 40 साल हो चुके हैं और इसे दरियाफ्त हुए 30 साल, फिर भी इसके बारे में बहुत कम मालूमात मौजूद हैं। बाकी लोगों का कोई निशान कभी नहीं मिला। दूसरे जजायर पर भी कोई शवाहिद नहीं पहुंचे और ये भी नहीं बताया गया कि कश्ती और कब्र को मुतअद्दिद तहकीकाती टीमों ने क्यों नहीं देखा। ये लगता है कि स्कॉट को वाकई माहीगीर दफन कर चुके थे, लेकिन ये मालूम करना नामुमकिन है कि ये कब, कहां या इन्होंने स्कॉट को कैसे तलाश किया। तो कहानी यहाँ रुक गई। बाकी दोस्त जो आज तक नहीं मिले उनके खानदान अब भी हाना में रहते हैं और एक दूसरे के करीब है। हाल ही में वो लापता होने की 40वीं सालगिरह के मौके पर जमा हुए और एक दूसरे के साथ अपने प्यारों की यादें शेयर की। सारा जोए का जो बाकी हिस्सा बचा था उसे 1990 की दिहाई में दोबारा रॉबिट के हवाले कर दिया गया। जहां तक रॉबिट का ख्याल है 1979 में किया हुआ। इसके मुताबिक चारों दोस्त, जिनमें इसका भाई भी शामिल था, तूफान के दौरान समंदर की लहरों से कश्ती से बाहर फेंक दिए गए और स्कॉट शायद कश्ती के साथ खुद को बांध कर रहने में कामयाब रहा। रॉबिट का ख्याल है कि स्कॉट मुमकिन तौर पर अगले चंद दिनों में पानी की कमी की वजह से फौत हो गया, और ये दुरुस्त भी हो सकता है और गलत भी। इसे सिर्फ इतना पता है कि शायद कोई कभी भी हकीकत नहीं जान पाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अपनी मुफीद आरा का इजहार कमेंट्स बॉक्स में करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।